बच्चों, आज हम हिंदी विशिष्ट स्वाति कक्षा 12वीं की गद्य खंड के कुछ लघु विधाओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। गद्य रचना की कुछ लघु विधाएं हैं, यहाँ पर मैं उनको पढ़ रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। कौन कौन सी लघु विधाएं, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था गद्य खंड की प्रमुख विधाओं को। आज हम पढ़ रहे हैं गद्य रचना की लघु विधाएं। कौन कौन सी हैं? पहला है आत्मकथा, दूसरा है जीवनी, तीसरा संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, डायरी, भेंट वार्ता और गद्य काव्य। तो यहाँ पर मैं आज ले रही हूँ गद्य रचना की लघु विधा, जिसके अंतर्गत है सबसे पहले है आत्मकथा। आत्मकथा का तात्पर्य क्या होता है, जैसा कि मैं पढ़ूंगी और आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि इसमें अंतर भी लिखने के लिए आते हैं और इनके लिए प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आत्मकथा क्या है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आत्म माने आत्मा की कथा, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। मानव जीवन में अटूट आस्था का होना आत्मकथा का प्रमुख तत्व है। जो हमारे मन मंदिर में हमारी जो खुद की कथा रहती है, स्वयं से आधारित जो रहती है, हमारी जो आत्मा की कथा होती है, वही हम प्रस्तुत करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो क्या है यहाँ पर? मानव जीवन में अटूट आस्था का होना ही आत्मकथा का प्रमुख तत्व है। देश काल और वातावरण का सही ज्ञान आत्मकथा में आवश्यक है। अब हम किस प्रकार के वातावरण में जी रहे हैं, या उस समय हमारे देश काल की परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या हमारे मन मंदिर में चल रहा है, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, उसका सही ज्ञान होना आत्मकथा में विशेष आवश्यक है। इस विधा में लेखक के कई अज्ञात और गोपन पहलू भी प्रकट होते, जिनके बारे में हमको पहले मालूम नहीं होता। ऐसे अज्ञात और गोपनीय पहलू भी आत्मकथा में प्रकट होते हैं। भारतेंदु युग अन्य विधाओं की भांति इस विधा के लिए उर्वरक सिद्ध हुआ है। इस विधा के लिए क्या सिद्ध हुआ है? उर्वर सिद्ध हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास जी ने, ब्योहरी जी ने, गुलाब राय, यशपाल जी आदि ने भी क्या लिखी? आत्मकथाएं विभिन्न रूपों में लिखी हैं। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू जी की मेरी कहानी, राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा श्रेष्ठ साहित्य हैं। आधुनिक काल में श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। क्या भूलूं क्या याद करूं, ब्योहरी जी मेरा जीवन प्रवाह, गुलाब राय जी मेरी असफलताएं, महात्मा गांधी जी की सत्य प्रेम के प्रयोग। इस प्रकार हमने जो पहली लघु विधा पढ़ी वह थी आत्मकथा। आत्ममंथन, आत्मा की कथा, आत्मा के पहलू, गोपनीय पहलू, अज्ञात पहलू, जिसको कि हम अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वह कहलाती है आत्मकथा। तो यहाँ पर पहली विधा हुई आत्मकथा। दूसरी विधा हम पढ़ेंगे लघु विधा, वह है जीवनी। क्या पढ़ेंगे? जीवनी। जीवनी शब्द से ही हमारे अंदर एक आता है कि जीवनी माने हमारा खुद का जीवन, हमारे हमसे जुड़ी हुई कोई चीज। जीवन में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। जैसा कि हम बहुत सारे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने इनके बहुत किसी महापुरुष की जीवनी के विषय में पढ़ा है ना, किसी साहित्यकार की जीवनी के विषय में पढ़ा, किसी लेखक की जीवनी के विषय में पढ़ा। तो ये जो जीवनी का अर्थ क्या होता है ना, उसके जीवन की समस्त घटनाओं को प्रस्तुत करना। तो इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन को
कैसे, यानी उसका जन्म जब से हुआ है और उसकी मृत्यु तक उसके साथ साथ क्या घटनाएं हुई हैं, ये सारी चीज़ें जब लेखनी के माध्यम से प्रकट होती हैं तो वह क्या कहलाती हैं? जीवनी कहलाती हैं। जीवनी साहित्य में प्रमुखता एक व्यक्ति को मिलती है। जीवनी जिसके विषय में लिखी जाती है उसी व्यक्ति को इसमें क्या मिलती है? प्रमुखता मिलती है, जिसके जीवन की मार्मिक और सारपूर्ण घटनाओं का अंकन नहीं, चित्रण होता है। अंकन नहीं होता, क्या होता है? चित्रण होता है। यानी हम उसके बारे में क्या कर रहे होते हैं? उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के विषय में लिख रहे होते हैं। इसी को कहते हैं जीवनी। इसमें इतिहास का घटनाक्रम तथा उपन्यास की रोचकता होती है। इसमें रचनात्मक कल्पना की मनमानी छूट नहीं होती, किंतु जीवन के उन तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके। उसके जीवन की उस घटना से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जीवनी का प्रामाणिक होना बहुत आवश्यक होता है। साहित्य विधा के रूप में जीवनी लेखन की शुरुआत जो है वह भारतेंदु युग से हुई। किस युग से हुई? जीवनी लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। इस युग में प्राचीन संतों, महापुरुषों, कवियों और साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी गईं। बाद में राष्ट्रीय महापुरुषों और नेताओं की जीवनियाँ भी लिखी गईं। अब चलिए देखते हैं प्रमुख जीवनी लेखक और उनकी रचनाएं क्या हैं। पहला है रामविलास शर्मा, उनकी रचना है निराला की साहित्य साधना। दूसरा अमृत राय, कलम का सिपाही। तीसरा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। अब देखते हैं कि आत्मकथा जो हमने पढ़ी और फिर जीवनी पढ़ी, इसमें दोनों में अंतर क्या अंतर है। ये लिखने भी आते हैं आप लोगों को, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि जीवनी की क्या परिभाषा, जीवनी किसे कहते हैं, आत्मकथा क्या कहलाती है, या जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये आप लोगों को बच्चों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। जैसे मैंने पूर्व में आपको समझाया, किसी महापुरुष के जीवन पर भी क्या होती है? आधारित होती है। आत्मकथा, आत्मधन कथा, आत्मा की कथा। आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कहता है। क्या कहता है लेखक? अपनी कथा कहता है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, यानी हम जब किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक को प्रमाणित करते हैं तो उसकी हम एक एक चीज, एक एक पहलू के विषय में जानकारी लेते हैं। और जीवनी कैसी घटनाओं पे? सत्य घटनाओं। और आत्मकथा क्या होती है? काल्पनिक भी हो सकती है। आत्मकथा कैसी होती है? काल्पनिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर आज हमने अभी दो लघु विधा पढ़ी, एक आत्मकथा और दूसरा जीवनी। अब तीसरी हम लघु विधा पढ़ेंगे, वह है संस्मरण। संसधन स्मरण बराबर संस्मरण। चलिए जानते हैं संस्मरण। वैसे तो संस्मरण का तात्पर्य याद से होता है। संस्मरण का तात्पर्य है सम्यक स्मरण, अर्थात जब लेखक अनुभूत की गई घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति, जैसे कि मैंने बोला याद, स्मृति के आधार पर करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का उद्देश्य है क्या है? याद, यानी हमारे स्मरण में जो चीजें रह जाती हैं उसको जब हम लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। संस्मरण कथा न होकर कथाभास है। संस्मरण कथा न होकर कथाभास है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्यता होता है। अतीत, जैसे मैंने बोला कि जो चीजें हमारे स्मरण में रह जाती है, हमारी यादों में रह जाती हैं, और उनको जब हम लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जीवन की मर्म स्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण कहलाता है। वर्तमान काल में संस्मरण ने गद्य की विधाओं में विशेष स्थान बनाया है। प्रेमचंद युग में संस्मरण साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। किस युग में? प्रेमचंद युग में। किसका हुआ? संस्मरण का, साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। हिंदी का प्रथम संस्मरण लेखक पदम सिंह शर्मा को माना है। उन्होंने अकबर इलाहाबादी तथा कवि रत्न सत्यनारायण पर संस्मरण प्रस्तुत किए। गोपाल कृष्ण गोखले पर महात्मा गांधी जी ने संस्मरण लिखे। संस्मरण लेखक में श्री
पदम सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और रसिकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान अग्रणी रखा है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण लिखे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह, रामवृक्ष बैनीपुरी, रामनाथ सुमन, श्री बनारसी दास आदि अनेक लेखकों ने संस्मरण लिखे हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख संस्मरण लेखक एवं उनकी रचनाएं। लेखक शिवरानी देवी, रचनाएं प्रेमचंद घर में, उपेंद्र नाथ अश, मंटोह मेरा दुश्मन, महादेवी वर्मा पथ के साथी, अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया, सेठ गोविंद दास स्मृति कर्ण। यहाँ पर हमने संस्मरण रेखा चित्र, इसे अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। चित्रकार जिस प्रकार अपनी तूलिका से चित्र बनाता है उसी प्रकार लेखक अपने शब्दों के रंगों के द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिससे वर्णन योग वस्तु की आकृति का चित्र हमारी आंख के सामने घूमने लगे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र गद्य के नए रूप में प्रमुख विधा है। श्री रामवृक्ष बैनीपुरी ने शब्द चित्र को रेखा चित्र कहा है। किसको कहा है? शब्द चित्र को रेखा चित्र कहा है। जब भी हम कहीं जाते हैं किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर, तो वहाँ का जो चित्र है, वहाँ की जो आकृति हमारे मन स्थिति में छा जाती है और एक चित्र के माध्यम से हम उसको याद कर लेते हैं और शब्द के द्वारा जब उसको चित्र किया जाता है तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। हिंदी में रेखा चित्र का शुभारंभ करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। सन 1930 में प्रकाशित बोलती प्रतिमा में उनके रेखा चित्र हैं। प्रमुख रेखा चित्र उनकी रचनाएं क्या हैं? महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, रामवृक्ष बैनीपुरी माटी की मूर्तें मील के पत्थर, आचार्य विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग। ये था हमारा रेखा चित्र। अब आते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। चलिए देखते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है और संस्मरण किसी विशेष का ही होता है। संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। रेखा चित्र प्रधान होता है। कैसा होता है? रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। रेखा चित्र क्या बताया? चरित्र प्रधान होता है। यह वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक अर्थात यथार्थ प्रधान होता है। इसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है और स्मरण व्यक्ति परक होता है। जो संस्मरण होता है, जो याद होती है, स्मरण संस्मरण जो होता है वो कैसा होता है? वह व्यक्ति परक होता है। और जो रेखा चित्र होता है उसमें क्या होता है? इसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है। तो यहाँ पर हमने रेखा चित्र संस्मरण में अंतर पढ़ा और इनका समझा कि रेखा चित्र क्या कहलाता है और संस्मरण। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ लघु विधाएं पढ़ी हैं जो गद्यखंड की हैं। इसके पहले हमने आपको प्रमुख विधाएं पढ़ाई थी। आप लोग बच्चों घर में पढ़ते जाइएगा, समझकर पढ़िएगा और इसमें अंतर भी पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में इसके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और आप लोगों को लिखने भी आते हैं। इसलिए आप लोग उसको लिखते जाइएगा और समझकर पढ़ते जाइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।